आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। आजादी के बाद देश में पहली मर्तबा चुनाव हो रहा था। साल था 1952। एक देश एक चुनाव का यह समय था। आज की तरह रथ और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां तब नेताओं को मैसर होने की बात तो छोड़िए, लोग जीप से भी चुनाव प्रचार तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि ना दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें थीं और ना ही पार्टी नेताओं के पास इतने संसाधन। इन विकट परिस्थितियों में कांग्रेस जैसे विशालकाय संगठन या दल के खिलाफ एक 27 बरस का नौजवान ऊंट पर बैठकर जनमानस को यह भरोसा देने निकलता है कि एक बार उसे अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया जाए। ऊंट की सवारी और उसकी वीर रस वाली कविताएं जनता को इतनी रास आईं कि वो बाद में राजस्थान का इकलौता शेर कहलाया। ये कहानी है भैरव सिंह शेखावत की, जिनको उनके चाहने वालों ने बाबोसा कहा और वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन ने जनता का चहेता। मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आता है उन्हें याद करके कि जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। जिस समत भी हम आज की सियासत में देखते हैं वैसे लोग कम हैं। शेखावत की राजनीति में एक रवानी थी और वो रवानी उन्हें एक बड़ा नेता बनाती है। नमस्कार, यह है नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। राजस्थान के न सिर्फ पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पहले उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत सीकर जिले के गांव खाचरियावास में एक गरीब परिवार में जन्मे। संघर्षपूर्ण बचपन, घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ और कम उम्र में पिता के देहांत के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि सिनेमा हॉल के चक्कर में झगड़ा हुआ और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत को पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी। कुमार केशव आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी वो किस्सा सुनाते हैं। दरअसल भैरव सिंह शेखावत के पुलिस की नौकरी छोड़ने को लेकर कई बार सवाल उठे। कुछ का कहना था कि भैरव सिंह शेखावत ने पुलिस की नौकरी से खुद ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था बल्कि उन्हें निकाला गया था, या यूं कहें कि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। और वजह बना सीकर शहर का हरदयाल टॉकीज। इसके मालिक सीकर रियासत के पुरोहित हुआ करते थे। एक दिन भैरव सिंह शेखावत कुछ लोगों के साथ यहाँ पहुंचे और फिल्म के दौरान मैनेजर के साथ उनका झगड़ा हो गया। बात टॉकीज के मालिक तक पहुंची और फिर सीकर रियासत के राव राजा कल्याण सिंह तक। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जो एसपी होते हैं, उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को तलब किया, कहा इस्तीफा दो या फिर मुकदमा झेलो। कहते हैं शेखावत ने इस्तीफा चुना। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा चल नहीं रहा था। पुलिस की नौकरी छूटी तो भैरव सिंह खेती करने लगे। घर में 10 और भाई बहन थे। इनमें से एक थे भिशन सिंह। भिशन संघ से जुड़े हुए थे। फिर 1951 में स्कूल टीचर हो गए। तभी एक रोज एक पुराना परिचित उनके घर आया। उसका नाम था लाल कृष्ण अडवाणी। अडवाणी राजस्थान में जनसंघ का काम देख रहे थे। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे। राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था, क्योंकि जागीरदार यहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, मगर विरोध और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशने थे। और सीकर के लिए यही तलाश अडवाणी को भिशन की देहरी पर ले आई। भिशन सिंह नहीं माने, बोले मेरी नई नई नौकरी है, मेरे भाई को लड़ा दो। और यहीं से भैरव सिंह की किस्मत बदल गई। शेखावत भारतीय जनसंघ की खिदमत में जुट गए। 1952 में ऊंट की सवारी पर जो राजनीतिक यात्रा सीकर से उनकी शुरू हुई, वो अगले 5 दशक तक सूबे की खाक छानती रही। उन्होंने 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 9 बार जीते। खास बात यह थी कि शेखावत अमूमन हर बार अपना क्षेत्र बदल देते थे।
आज की परिपाटी के हिसाब से अगर सोचें तो लगेगा शायद उन्हें हारने का डर सताता होगा, सत्ता विरोधी लहर से बचना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया टुडे पत्रिका में डेप्यूटी एडिटर रोहित परिहार इसके पीछे एक दिलचस्प वजह बताते हैं। भैरव सिंह जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है राजस्थान की राजनीति पे, और बीजेपी जनसंघ इनको खड़ा करने वाले ही वही नेता थे। और यहाँ तक कि वो 7-7, 8-8 जगह से इलेक्शन हर बार बदल के लड़ते थे ताकि बीजेपी का या उसको की जनसंघ थी उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, चाहे वो वीक भी सीट होती थी। पर्पस होता था कि इस बहाने वहाँ पे लोग मोबिलाइज हो जाएंगे और उनके आसपास के पार्टी का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह की सेक्रीफाइस कर करके वो बने थे, तभी वो 77 में भी सीएम बने, फिर 90 में भी बने, फिर दोबारा जब उनकी गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद पे डिसमिस हुई उसके बाद भी वो बने। तो ये वो लोग होते थे जो छोटी छोटी बातों पे, जो आजकल पॉलिटिशियन नहीं है, जो माइंड नहीं करते थे। उनको पत्रकारों से भी स्नेह था, उनको विपक्ष से भी स्नेह था, वो साथ लेके भी चलते थे, उन पे व्यंग भी कट्टर कर देते थे, चाहे उनको बुला भी लेना पक्षी नेता जो आपको गालियां दे रहा है उसको। तो एक उस तरह का जिसको कहते हैं कि आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हो और आप व्यक्तिगत चीजों को अलग रखते हो उससे। 1974 से 1977 के बीच का समय वो है जब वो विधायक नहीं थे, और ऐसे में वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य चुनकर आए। लेकिन इसी बीच देश में आपातकाल घोषित हो गया, जिसमें शेखावत को 19 महीने जेल में गुजारने पड़े। आपातकाल के खत्म होने के बाद जनता पार्टी को भारी सफलता मिली और 22 जून 1977 को भैरव सिंह राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। भैरव सिंह कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने। मजे की बात यह रही कि तीनों बार उनकी अपनी पार्टी या गुट बहुमत से कम था, मगर तीनों ही बार उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कारगर रहा। स्वभाव से मिलनसार और जनसंपर्क में माहिर भैरव सिंह शेखावत दबंग नेता माने जाते थे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि विरोधियों की कद्र ना हो। पत्रकार त्रिभुवन एक किस्सा सुनाते हैं जब वैचारिकी में उनसे बिल्कुल अलग ध्रुव पर खड़े एक वामपंथी नेता की चिंता उन्हें किस कदर सताती रही। भारतीय जनता पार्टी में वे एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें मुस्लिम भी अलग नहीं था या अल्पसंख्यक भी अलग नहीं था। वे सबको साथ लेकर चलने वाले थे। यहाँ सीपीएम एक बड़ी प्रमुख पार्टी है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कही जाती है। उसका एक संगठन है श्रमिक संगठन C2। उसके वकार साहब एक बड़े बुजुर्ग नेता थे और वो मुस्लिम थे, लेकिन जब वे लंबे समय भूख हड़ताल पर बैठे तो उन्हें अक्सर उनकी चिंता सताती थी कि भाई वो कहीं उनके स्वास्थ्य को कुछ नहीं हो जाए। तो जो एक संवेदनशील राजनेता की जो भूमिका है वो वे निभाते थे। 19 के दशक आते आते शेखावत जब केंद्रीय राजनीति में आने का मन बना रहे थे, तभी एक सुयोग बना और 1990 में जनता दल के विधायकों के समर्थन से भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन साल 1991 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद अगले साल केंद्र ने शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में शेखावत ने कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राजस्थान में सरकार बनाई और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। शेखावत के बारे में एक बात के बगैर यह पॉडकास्ट अधूरा रहेगा कि शेखावत जनसंघ के ऐसे नेता रहे जो जब जागीर प्रथा खत्म करने का मुद्दा आया तो राज्य में शेखावत सामंतशाही की प्रतीक जागीर प्रथा के सबसे मुखर विरोधी बनकर उभरे, जबकि शेखावत खुद भी उसी पृष्ठभूमि से आते थे। लेकिन उन्होंने उलट रास्ता चुना। न सिर्फ ये, जब रूप कंवर सती कांड सामने आया तो पूरा राजपूत समाज सती प्रथा की हिमायत में खड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना प्रगतिशील चेहरा दिखाया, अपनी बिरादरी के सामने खड़े हुए और डंके की चोट पर कहा कि सती प्रथा गलत है। राजस्थान में एक सती का कांड हुआ था, उसने पूरे राजस्थान की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया था। उस समय बहुत सारे कट्टरपंथी जातिवादी संगठन सती के समर्थन में सड़कों पर तलवारें लहरा रहे थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने उनकी परवाह किए बिना, उनके वोटों की परवाह किए बिना वो एकदम उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने बाकायदा कहा कि जो चीज गलत है वो गलत है, जो स्त्री मर्यादा भारतीय जीवन मूल्यों में वास्तव में है वो सती का समर्थन नहीं करती, और वो बिल्कुल उसके खिलाफ डटे रहे। ऐसे अनेक मसले आए जब ऐसा लगता था कि वे वोटों की परवाह किए बिना किसी के सामने डट सकते हैं।
कहते हैं कि गंभीर राजनीति हो या तनाव के लम्हे, शेखावत हास्य के क्षण ढूंढ लेते थे। उनके दोस्त सभी दलों में थे, शायद सभी दिलों में भी। जिन कुछ पत्रकारों को उन्हें नजदीक से जानने का मौका मिला, उनमें रोहित परिहार भी हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते और फिर बतौर उपराष्ट्रपति के समय का एक रोचक प्रसंग रोहित परिहार सुनाते हैं कि जब वो चंडीगढ़ से जयपुर आए तो किस तरह एक आत्मीय सम्मान शेखावत ने उन्हें दिया। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार ही उनको, सुनील अरोड़ा जो बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हुए, उन्होंने उनके सेक्रेटरी होते थे, तो उन्होंने मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट करवाई, तो आराम से बिठा के वो खाना खिला रहे हैं और फिर वो कहते हैं मिश्री मावा यहाँ की खासियत है, और अपनी प्लेट से उठा के वो दे के गया, नहीं तुम तो यंग हो, तुम ये खा लो। और उन्होंने एक ये चीज पकड़ रही थी, जब भी वो मेरे को खाने में अपने साथ खिलाते थे तो अपनी मिठाई का टुकड़ा उठा के मेरे उसमें रख लेना कि नहीं तुम 2 खाओगे। वो 10 लोग भी मीडिया वाले भी होते थे, तब भी उनका ये कहता था तुम मेरे पास बैठो, तुम्हें मैंने ज्यादा मिठाई खिला। तो एक ही वो व्यक्तिगत किस्म का वो रहता था। जब वो बीमार हुए हैं और वो डेथ बेड पे थे, तो मुझे डॉक्टर जो उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि साहब हालत खराब है, कि नहीं साहब मैं यहाँ नहीं रह सकता हॉस्पिटल में, अगर मैं मरूंगा अभी तो घर जाके मत, आप तो मेरे को घर भेज दो। डॉक्टर से उनको घर भेज दिया। तो एक वो जिंदा दिली वाली बात थी। तो ये थी कहानी भैरव सिंह शेखावत की, जिनको अजात शत्रु इसलिए कहा गया क्योंकि वो कहते थे कि मैं दोस्त बनाता हूं, दुश्मन नहीं। नामी गिरामी के इस एपिसोड में इतना ही। इस पॉडकास्ट का प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।